चलिए देख लीजिए, जैसे कि आप लोग जीएस की क्लास कर रहे हैं और जीएस की क्लास हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और अब धीरे धीरे हर टॉपिक को करते जा रहे हैं। आशा है कि आप लोग इसको अच्छे से समझते जा रहे हैं और एक बार अगर आप समझ लिए तो फिर दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रिवाइज करने, एग्ज़ाम में रिवाइज करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, रिवाइज अगर आप करते हैं उसके बाद आपको याद हो जाता है। इसीलिए एक बार अच्छे से समझ लेना ज़रूरी होता है। किताब पढ़िएगा, रट्टा मारिएगा, कभी समझ में नहीं आएगा। अगर एक बार समझ लेते हैं तो उसके बाद आपको जब भी देखिएगा याद हो जाएगा। जैसा हम बता रहे हैं कि द्रव्य जो होता है, द्रव्य और द्रव में अंतर होता है। द्रव्य का ही रूप है ठोस, द्रव और गैस। इसकी दो अवस्थाएं और भी है, मैं चर्चा कर चुका हूं, जिसका नाम प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन है। ये चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूं, इसलिए उस पर ज़्यादा विशेष कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और ये प्रत्यास्थता गुणांक का भी मैं चर्चा वीडियो बना के कर दिया हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। अब हम चर्चा करेंगे आज प्लावन की, उसके बाद पृष्ठ तनाव की, उसके बाद केशिकत्व की और श्यानता की। इतना चर्चा हम अभी करने जा रहे हैं। देख रहे हैं ये सारे के सारे ये द्रव्य का गुण है, मतलब द्रव्य में एक प्रकार का गुण है। उसी गुण से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई पानी में जो है मच्छर का जो लार्वा होता है क्यों नहीं डूबता है। पानी में मच्छर का लार्वा क्यों नहीं डूबता है? लार्वा क्या होता है? मच्छर पहले जन्म लेने से पहले लार्वा का ही रूप होता है। तो मच्छर का जो लार्वा होता है वो पानी में क्यों नहीं डूबता है, और वही अगर मिट्टी तेल छिड़क दिया जाता है तो क्यों डूब जाता है? इसका क्या कारण है? तो लॉजिक है द्रव्य का। ठीक है, सरफेस टेंशन का लॉजिक है। ठीक है, क्या होता है ससंजक बल और क्या होता है असंजक बल। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हम जब पानी डालते हैं किसी कांच पर तो कांच को भिगा देता है, लेकिन वही पारा भी एक द्रव है और पारा कांच के अंदर होता है, फिर भी नहीं लगता है कि वो भीग रहा है। ऐसा क्यों होता है? ये साइंस लॉजिक है जिसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, रट्टा मारने से नहीं होता है। कि पारा जो है ना, पूछा गया है एग्जाम में कि पारा कांच को क्यों नहीं भिगाता है, जबकि द्रव पानी भी है और पारा भी है, दोनों के दोनों द्रव है, लेकिन पारा कांच को नहीं भिजा पाता है और पानी अगर हम कांच पर डालते हैं तो कांच भीग जाता है। इसका क्या रीज़न है, इसको भी समझेंगे। साथ में हम ये समझेंगे कि भाई क्यों कुछ वस्तुएं पूरा डूब कर तैरता है और क्यों कुछ वस्तुएं पूरा नहीं डूबता है, आंशिक रूप से डूब कर तैरता है। क्या कारण है कि प्लावन कर पाता है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि क्या कारण है कि पनडुब्बी जो है ना प्लावन कर पाता है पानियों पर, उसका क्या रीज़न, ये समझेंगे। उसके बाद आपको है कि केशिकत्व में हमको पढ़ना है कि क्यों किसी पेपर पर अगर हम स्याही को रखते हैं तो सोख लेता है, उसका क्या रीज़न है। क्यों हम किसी नाली में, मतलब कहने का मतलब है कि किसी चीज़ में दर्ब भरा है, अगर कोई नाली गिराते हैं या कोई पाइप गिराते हैं तो क्यों पाइप के ऊपर पानी आ जाता है, क्या रीज़न है। ये सब केशिकत्व के कारण हो रहा है। ठीक है, क्यों पानी ऊपर चढ़ जाता है, क्यों जड़ से, क्या रीज़न है कि जड़ से तना तक पानी, अगर हम पानी तो नीचे देते हैं जड़ में, लेकिन वो ऊपर चला जाता है। खनिज लवण तो नीचे होता है लेकिन ऊपर चला जाता है, तो किसके कारण चला जाता है? क्यों किसान अपना खेत जो है ना, जब जैसे ही खाली होता है वैसे ही जोत देता है, कारण क्या है, इसका क्या रीज़न है, इन चीज़ों को समझेंगे। और ये सीधा डायरेक्टली ये पूछा गया। ठीक है, और उसके साथ हम समझेंगे कि द्रव में जो है, द्रव में एक श्यानता गुण होता है, वो श्यानता होता क्या है, श्यानता गुण क्या है, उनको भी समझेंगे कि श्यानता क्या होता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव क्या होता है, प्लावन क्या होता है, केशिकत्व क्या होता है, इन सभी चीज़ों से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारी जानकारी हम अभी देंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्लावन की। तो प्लावन वो द्रव का वह गुण है जिसके कारण हम जितना भी पानी, मतलब जैसे किसी भी द्रव पर कोई वस्तु रखते हैं तो वो पानी को हटाता है, और पानी को हटाता है तो कुछ बल लगता है, तो कुछ बल वस्तु लगाते हैं तो कुछ बल जितना पानी हटा उसमें से लगा, तो इसके कारण जो है ना वस्तु जो है ना बैलेंस होने पर तैरता है, नहीं बैलेंस होने पर तैर नहीं पाता है। तो यानी कहने का मतलब है कि इसमें तीन सिद्धांत दिए गए हैं प्लावन में। एक सिद्धांत तो ये है कि वस्तु का भार अगर ज़्यादा होगा, जितना पानी हटाया गया है, अर्थात दोनों में से एक वस्तु का भार अगर अधिक है तो वस्तु डूब जाएगा।
जैसे ही वस्तु का भार ज़्यादा होगा वस्तु डूब जाएगा, वस्तु ऊपर नहीं रहेगा। लेकिन जब वस्तु का भार और हटाए गए पानी का भार बराबर होंगे तो वस्तु तैरेगा लेकिन डूबा हुआ रहेगा। मतलब वो आपको दिखेगा नहीं, तैरता है लेकिन डूबा हुआ नहीं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जल स्तर ये है और जल स्तर ये जैसे यहाँ है, तो ये वस्तु यहाँ पर तैरेगा। आपको ये आंशिक रूप से थोड़ा बहुत अगर दिखेगा तो दिखेगा, नहीं तो वो डूबा हुआ रहेगा। ठीक है, यानी वो नीचे नहीं जाएगा, तैरते रहेगा लेकिन वो नीचे नहीं जाएगा। कब, किस स्थिति में? जब वस्तु का भार और हटाए गए पानी के भार के बराबर होंगे। लेकिन वस्तु का भार कम होगा, हटाए गए पानी का भार ज़्यादा होगा, तो उस परिस्थिति में वस्तु जो है ना ऊपर ही तैरेगा। अर्थात कहने का मतलब पानी के सतह पर तैरेगा। और यही होता है पनडुब्बियों में। पानी के सतह पर क्यों तैर पाता है? क्योंकि जितना पानी वो हटाता है उससे जो है ना वस्तु का भार जो है उससे क्या होता है, उस समय कम होता, पानी ज़्यादा हट जाता है और भार वहाँ पे कम होता है। इसके कारण जो है ना वह तैर पाता है। अब हम बात करेंगे कि जब कोई भी जाता है वस्तु, तो कितना भाग उस पानी के ऊपर होता है। तो वस्तु जो है ना अंदर जो होता है 9/10 भाग अंदर होता है कोई भी वस्तु का, और 1/10 भाग ही ऊपर होता है। 9/10 भाग मतलब ज़्यादा भाग उसका नीचे होता है और अधिक भाग। तो पूछा गया है कि एक नदी में नाव तैर रहा है या वस्तु तैर रहा है, और बताइए कि कितना भाग उसका जो है ना ऊपर होगा। तो ऊपर 1/10 भाग होगा और नीचे जो होगा 9/10। तो ये ध्यान रखना है कि ऊपर हमसे पूछा है या नीचे। तो प्लवन जो है ना तैरने के हम प्लवन कह रहे हैं, और इसी आधार पर जो है आपको काम करता है। प्लवन जो है, अब यहाँ पे देखिए जी, ये प्लवन जो है ना किस पर डिपेंड करता है? तो ये प्लवन करता है घनत्व पर। किस पर डिपेंड करता है? घनत्व पर। जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा वो वस्तु डूबेगा, जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा वो वस्तु डूबेगा, और जिसका घनत्व कम रहेगा वो वस्तु तैरेगा। इसी कारण से हम एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं और पानी में फेंक देते हैं, लेकिन एक छोटा सा कांटी का कील लेते हैं फेंक देते हैं। डूबेगा कौन? कांटी का कील। क्यों? क्योंकि लोहे में घनत्व ज़्यादा है और लकड़ी में घनत्व कम है। तो घनत्व के ऊपर डिपेंड करता है आपका प्लवन। ठीक है, प्लवन जो है ना घनत्व के ऊपर डिपेंड करता है। तो पूछा जाता है सीधा एग्जाम में कि भाई एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा क्यों डूब जाता है, जो कि लकड़ी का कांटी का जो कांटी होता है छोटा सा, वो क्यों डूब जाता है? लकड़ी बड़ा टुकड़ा रहता है फिर भी नहीं डूबता है, क्या कारण है? तो उसका कारण घनत्व है। बोले आदमी जिंदा रहता है तो उसका घनत्व ज्यादा रहता है क्या? आदमी जब डूब जाता है तो उसका सिर का घनत्व जो है ना ज़्यादा है, जिसके कारण सिर नीचे रहता है और धड़ उसका ऊपर रहता है। ठीक है, हाँ, घनत्व के कारण जो है ना आदमी डूब जाता है। उस समय घनत्व ज़्यादा रहता है जिसके कारण वो डूबता है, और डूबने के बाद जो है जब वो डूब कर मर जाता है तो उसका सिर का घनत्व ज़्यादा होता है और बॉडी का घनत्व कम होता है। इसके कारण वो सिर उसका नीचे रहेगा, देख लेना किसी भी डेड बॉडी का। तो कहने का मतलब ये है कि तो घनत्व की बात आया तो थोड़ा लैक्टोमीटर की चर्चा कर लेते हैं। जो डूबा था उसका सर ही ऊपर था। किसका? मेरे इधर जो अगले ईयर में जो नहीं, तुम सही से देख नहीं पाया। खारा ही था। खरा होना वो अलग बात है। खरा मान लो अब वो खरा रह गया किसी कारण, बस खरा रह गया, इसका मतलब कोई ना कोई उसको रोकने वाला होगा तभी खरा रहा, नहीं तो ऐसा नहीं खरा रहेगा। लैक्टोमीटर की बात करें तो जब घनत्व की बात आए तो थोड़ा लैक्टोमीटर की बात कर लेते हैं। लैक्टोमीटर जो है ना दूध की शुद्धता नापते हैं। तो सर दूध की शुद्धता में क्या नापते हैं? तो देखते हैं कि दूध का घनत्व कितना है। लैक्टोमीटर हमें घनत्व बता देता है। अब घनत्व से पता चल जाता है कि इसका घनत्व जो ओरिजिनल दूध का घनत्व होगा और जो पानी मिलाए हुए दूध का घनत्व होगा, दोनों में डिफरेंस होगा। इसी से पता चल जाता है कि दूध में पानी है या नहीं। दूध में पानी हम क्यों मिला पाते हैं और तेल क्यों नहीं मिला पाते हैं, इसकी भी चर्चा हम करेंगे आगे। ठीक है, दूध में तेल क्यों नहीं मिलता है और पानी क्यों मिल जाता है, इसकी भी चर्चा। क्या रीजन है कि दूध में दूध में हम अगर तेल मिलाए तो नहीं मिलता है, लेकिन पानी मिलाए तो मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि पानी भी अलग पदार्थ है और दूध भी अलग पदार्थ है, लेकिन पानी और दूध का मिलन हो जाता है। और यही अगर हम द्रव तो आपका तेल भी है, तो तेल मिला देंगे, डीजल मिला देंगे, पेट्रोल मिला देंगे तो नहीं काम चलेगा, नहीं काम चलेगा, क्योंकि वो मिलता ही नहीं है। क्या कारण है उसका रीजन भी हम बताएंगे।
तो लैक्टोमीटर से हम क्या करते हैं, दूध की शुद्धता को नापते हैं। पूछा गया एग्जाम में कि दूध की शुद्धता मापने के लिए मापी कौन है, मतलब किससे मापते हैं, तो लैक्टोमीटर से। उसमें मापा क्या जाता है, तो घनत्व को मापा जाता है। क्या मापा जाता है, घनत्व को। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, घनत्व को मापा जाता है। अब हम एक हाइड्रोमीटर की चर्चा करें तो हाइड्रोमीटर भी घनत्व ही मापता है, लेकिन ये जो हमारा आर्द्रता है, मतलब हमारे वायुमंडल की आर्द्रता है, अपेक्षिक घनत्व, ये हमारी अपेक्षिक घनत्व को मापता है। क्या करता है, और किसी के अपेक्षिक घनत्व को, द्रव के अपेक्षिक घनत्व को मापने वाले को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोमीटर कहते हैं। एक हाइग्रोमीटर भी होता है, एक हाइग्रोमीटर भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में अंतर है। ये द्रव के अपेक्षिक घनत्व को मापता है, ये ध्यान करेंगे कि हाइड्रोमीटर है वो। अब हम बात करते हैं आर्किमिडीज सिद्धांत। आर्किमिडीज सिद्धांत किस पर लागू होता है, तब प्लावन पर लागू। किस पर लागू होता है, तो पूछा जाता है कि ये जो वस्तु है, वस्तु नहीं डूबता है या वस्तु तैर पाता है, तो ये किसके सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, आर्किमिडीज सिद्धांत। इससे पहले हमने बताया था कोई सिद्धांत, जिस समय हमने प्रत्यास्था आपको पढ़ा था, उस समय कोई सिद्धांत बताया था। क्या याद है आप लोगों को, कौन सा सिद्धांत पढ़ाया था, केपलर का सिद्धांत पढ़ाया था। केपलर का सिद्धांत पढ़ाया था ना। उसी तरीके से ये ध्यान रखिएगा कि ये आर्किमिडीज सिद्धांत है। अच्छा, केपलर का सिद्धांत, हल्ला नहीं, बाद में बात कीजिएगा, ठीक है, बात नहीं कर, क्वेश्चन पूछ ले। आर्किमिडीज सिद्धांत समझ में आ गया होगा कि आर्किमिडीज सिद्धांत क्या है। अच्छा, उसके बाद एक हाइड्रोलिक प्रेशर होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हाइड्रोलिक प्रेशर, पास्कल के, हाँ, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेशर जो होता है पास्कल सिद्धांत पर। तो पास्कल सिद्धांत क्या है, उसके बाद आपको ये मैंने बताया है आर्किमिडीज सिद्धांत क्या है। तो ये सिद्धांत से पूछे दिए जाते हैं डायरेक्टली कि जो प्लावन है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये प्लावन समझ में आ गया होगा कि प्लावन क्या होता है। जब प्लावन आप जान गए हैं कि अच्छा तैरने से ही संबंधित है, तो तैरने से संबंधित है तो कौन सिद्धांत आएगा, आर्किमिडीज सिद्धांत आएगा। और उसके बाद है कि वस्तु कब डूब जाता है, कब आंशिक रूप से डूबता है, कब पूरा मतलब ऊपर तैरता है। तो ये ध्यान रखेंगे क्या किस मतलब कौन कौन से उसके कंडीशन है, कंडीशन यहाँ पे लिखा गया है, ये ध्यान रख लेंगे। अब हम पृष्ठ तनाव अर्थात सरफेस टेंशन की बात करेंगे। ये फ्लोटिंग थी, अब ये सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन क्या होता है, तो सरफेस टेंशन जो है ना, द्रव जो होता है, कोई भी वस्तु अपने आप में, मतलब कहने का मतलब है कि समझिए एक प्रकार से ऊपर से कोई भी द्रव का ऊपर का कण जो होता है स्वतंत्र होता है। जैसे द्रव के सतह होते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे ये द्रव भरा हुआ है। अब द्रव भरा हुआ है तो उस कंडीशन में यहाँ तक द्रव भरा हुआ है, तो ये सबसे जो ऊपर का जो सतह है, सबसे ऊपर का जो सतह है वो आपका स्वतंत्र होता है। और स्वतंत्र होने के कारण उसमें कोई किसी भी प्रकार का मतलब टेंशन नहीं होता है। लेकिन नीचे वाला जो द्रव है वो एक दूसरे कण से घिरा होता है, एक दूसरे कण से क्या होता है, घिरा होता है। अब जब नीचे वाला कण जो है ना एक दूसरे से घिरा होगा, तो इसमें जो है ये क्या करेगा, एक कण दूसरे कण को खींचेगा, अपनी ओर खींचता है। ठीक है, एक कण दूसरा कण एक दूसरे की ओर क्या करता है, खींचता है। अब ऐसी परिस्थिति में जब खींचेगा तो ऊपर वाला जो स्वतंत्र है वो टेंशन में आ जाता है। क्या आ जाता है, ऊपर वाला जो कण है वो क्या आ जाता है, नहीं, ऊपर वाला स्वतंत्र होता है, लेकिन नीचे वाला एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। अब नीचे वाला जब एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, तो जैसे मान लीजिए आपके पेट में अंदर में ऊपर से तो दिख रहा है ठीक, अंदर से खलबली है, तो खलबली है तो क्या अपने आप में टेंशन आ जाते हैं ना। तो ऐसे ही याद कर लीजिए कि पेट में खलबली वाला बात याद कर लीजिए कि यही होता है सरफेस टेंशन, कि भाई अंदर में जो अगर आपका सही नहीं चलेगा तो क्या होगा, टेंशन। तो इसका मतलब है कि अंदर में ज़्यादा अगर खिंचाव होगा तो टेंशन ज़्यादा होगा। अगर हल्का खिंचाव होगा तो द्रव में भी ऐसे ही गुण पाए जाते हैं कि कुछ द्रव में खिंचाव ज़्यादा होते हैं और कुछ द्रव में खिंचाव कम होते हैं। इस गुण के कारण इसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन अर्थात पृष्ठ तनाव। क्या कहते हैं, ऊपर का सतह जो है ना स्वतंत्र है, नीचे के सतह में क्या होता है कि एक दूसरे को कण जो है ना आकर्षित करते रहते। अब जब आकर्षित करते रहते तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि ऊपर वाला जो है ना टेंशन में आ जाता है, तो इसी को कहते हैं सरफेस टेंशन, मतलब सतह ही टेंशन है अर्थात उसी को टेंशन कहा जाता है। तो ये ध्यान में समझ में आ गया कि सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन सर अंदर में मतलब जो सतह है, सतह के नीचे जो है ना क्या है, खिंचाव होगा, इसी खिंचाव को हम क्या कहते हैं, टेंशन, सरफेस टेंशन कहते हैं। आगे समझ में। अब ये सरफेस टेंशन जो होता है किस कारण लगता है, तो सरफेस टेंशन जो है ना
ससंजक बल के कारण लगता है। ठीक है, ससंजक बल या कहिए ससंजक असंजक बलों के कारण लगते हैं। अब ये ससंजक और असंजक बल क्या होता है? तो ससंजक बल जो होता है ना, दो समान अणुओं के बीच लगने वाला बल को हम ससंजक कहते हैं। दो समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ससंजक। ठीक है, और असंजक का मतलब होता है दो असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? असंजक बल। जैसे कहने का मतलब ये है कि मैं उदाहरण के रूप में यहाँ समझा दूं। यहाँ उदाहरण है कि इस कोई मान लीजिए कि एक थर्मामीटर का ये रूप है। अब इस थर्मामीटर में क्या भरा होता है? पारा द्रव होता है। अब द्रव होता है तो इस द्रव और द्रव में जो कांच है, कांच और कांच के बीच जो भी कण होगा उसके बीच एक दूसरे से बंधा होगा। अब ये दोनों आपस में जो बल लगाएंगे उसको हम कहेंगे ससंजक बल। क्या कहेंगे? ससंजक। लेकिन कांच और द्रव दोनों के बीच भी तो बल लगेगा। कांच के कण और पारा के कण दोनों के बीच जब बल लगेगा तो उस बल को हम कहेंगे असंजक बल। क्या होगा? असंजक बल। और यही दोनों बल जो है ना, पारा के बल से, पारा में कौन बल है? पारा और दोनों के बीच बल लग रहा है, तो असंजक बल ज्यादा होने के कारण यहाँ जो है ना, पारा जो है ना इसको भिगा नहीं पाता है। मतलब कहने का मतलब जब हम पारा थर्मामीटर में डालते हैं तो असंजक बल ज्यादा हो जाता है, और असंजक बल जब ज्यादा होगा तो कोई भी द्रव नहीं भीगेगा। ठीक है, कोई भी द्रव नहीं भीगेगा, अर्थात कहने का मतलब है भीगेगा नहीं। तो नहीं भीगने का मेन रीजन है असंजक बल का अधिक होना। किस बल का अधिक होना? असंजक। तो यही ससंजक और असंजक बल होते हैं। याद रखिएगा कि मैक्सिमम जो है ससंजक बल ठोस में होता है। इसमें कांच में जो है ससंजक बल लग रहा है। कौन लग रहा है? कांच में। और मैक्सिमम जो होता है द्रव में असंजक बल होता है। द्रव में कौन बल होता है? असंजक। अब ससंजक और असंजक बल में ज्यादा बल कौन हो गया? असंजक। जब असंजक बल ज्यादा हो जाएगा तो वो द्रव भिगा नहीं पाएगा, किसी भी वस्तु को भिगा नहीं पाता। तो न भिगा पाने का कारण क्या है? असंजक बल को यहाँ ज्यादा हो जाना। यहाँ ससंजक भी लग रहा है, असंजक भी लग रहा है। ससंजक किसके बीच लग रहा है? कांचों के बीच। कांचों के जो कांच के अणु हैं उनके बीच कौन बल लग रहा है? ससंजक। और पारा और कांच के बीच कौन बल लग रहा है? असंजक बल। और जब असंजक बल और ससंजक बल लग रहे हैं तो कौन ज्यादा है? इसमें अब फाइट होगा। फाइट होने में क्या होगा? जोन ज्यादा होगा वो जो है वही जीत पाता है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ असंजक ज्यादा हो गया। अब ज्यादा होने के कारण ये कांच को भिगा नहीं पाता है। मतलब कांच लगता नहीं है कि जब द्रव आप देखिएगा पारा नीचे जाएगा तो क्या लगता है कि वो कांच भीगा हुआ है? नहीं भीगा हुआ है। लेकिन अगर आप पानी डालते हैं तो पानी डालने पर आपको लग जाएगा कि हाँ पानी से ये भीगा हुआ है। ठीक है, तो पानी से भीग जाता है लेकिन ये द्रव जो है ना पारा से नहीं भीग पाता है। कारण इसका यही है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया। सरफेस टेंशन के बराबर क्या होता है? तो सरफेस टेंशन बराबर होता है बल बटे लंबाई। याद रख लीजिए, बल बटे लंबाई। और जब बल बटे इसका लंबाई हो गया तो इसका मतलब बल को मापते हैं न्यूटन में और लंबाई को मापते हैं मीटर में। तो न्यूटन प्रति मीटर जो है ना, इसका जो है ना एसआई मात्रक हो जाता है। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर। पूछा जाता है कि सरफेस टेंशन का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन मीटर। कैसे? क्योंकि हमको पता है कि सरफेस टेंशन बराबर होता है बल बटे लंबाई। इसका मतलब बल, अगर आपका जितना बल ज्यादा लगेगा सरफेस टेंशन क्या है? ज्यादा होगा। और जितना लंबाई ज्यादा होगा सरफेस टेंशन क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? जितना लंबाई ज्यादा होगा सरफेस टेंशन कम होगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला का ज्यादा होना कम जाता है। ठीक है, ऊपर वाला का ज्यादा होना बढ़ जाता है। तो सरफेस टेंशन बल बढ़ाने से बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। लेकिन लंबाई बढ़ा देने से क्या हो जाएगा? अब हम बात कर लेते हैं कि सरफेस टेंशन के कारण जो है, सरफेस टेंशन के कारण आप देख लीजिए कि दो द्रव है, एक मिट्टी का तेल है, एक पानी है। अब नीचे आप देख लीजिए 100 ग्राम वो भी है, 100 ग्राम, दोनों को नीचे गिराइए, कौन ज्यादा फैलेगा? मिट्टी का तेल ज्यादा फैलेगा। मिट्टी का तेल 100 ग्राम गिराइएगा, ज्यादा जगह पर फैल जाएगा। ठीक है, और पानी को गिराइएगा तो थोड़ा उससे कम जगह लेगा, फैलेगा तो वो भी, लेकिन थोड़ा कम लेगा। तो इसका क्या रीजन है? इसका रीजन सिर्फ सीधा रीजन ये है कि सर उसमें सरफेस टेंशन, पानी में सरफेस टेंशन ज्यादा है, जिसके कारण वो ज्यादा खिंचाव हो गया। मतलब ज्यादा खिंचाव हो गया जिसके कारण वो ज्यादा फैल नहीं पाया। लेकिन मिट्टी तेल में जो है ना सरफेस टेंशन क्या है? कम है। अब सरफेस टेंशन मिट्टी तेल में कम है पानी की अपेक्षा। सरफेस टेंशन तो उसमें भी है, जिसके कारण वो ज्यादा फैलता है लेकिन नहीं फैल पाता है। तो यानी कहने का मतलब मिट्टी तेल में इसीलिए मच्छर का लार्वा डूब जाता है, सरफेस टेंशन उसमें कम है।
सीधा सीधा पूछा जाता है कि क्यों मच्छर का लार्वा मिट्टी तेल जब हम छिड़क देते हैं पानी के ऊपर सतह पर, या क्यों पानी के सतह पर मिट्टी तेल क्यों तैरता रहता है, क्यों नहीं नीचे जाता है? तो कारण क्या है? कारण यही है कि सरफेस टेंशन उससे कम है, मतलब उसका जो पृष्ठ तनाव है इससे कम है। किससे? पानी से। तो पानी का ज़्यादा है और मिट्टी तेल का कम है, तो स्वाभाविक है कि ऊपर छताएगा कि नहीं छताएगा, इसीलिए छता जाता है और इसी कारण से मच्छर का जो लार्वा होता है उसमें डूब जाता है और डूबने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कहीं भी आसपास में अगर नाला नली में अगर ज़्यादा दिनों का पानी है तो उसमें मिट्टी तेल इसीलिए छिड़क दिया जाता है ताकि उसमें मच्छर अगर पनपेगा तो उसका जो अंडा होगा, लार्वा होगा, वो उसमें डूब जाएगा, डूबने के बाद मच्छर नहीं हो पाएगा। कारण यही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये लार्वा वाला बात समझ में आ गया। अब दूसरी बात ये है कि जब आप द्रव में अर्थात जल में जब आप सर्फ को मिला देते हैं तो टेंशन उसका कम जाता है, क्योंकि जब सर्फ मिलाया हुआ आप प्रयोग कर लीजिएगा कि जा करके आधा लोटा या 1 गिलास में सर्फ मिला दीजिएगा, आप उसको नीचे गिरा दीजिएगा, आप सीधा जल को अलग से गिरा दीजिएगा अलग, देखिएगा कौन ज़्यादा फैलता है। ज़्यादा फैलेगा आपको कौन? सर्फ वाला, क्योंकि उसमें टेंशन कम गया। सर्फ मिलाने के बाद सरफेस टेंशन क्या है? कम जाता है। कम जाने के कारण वो ज़्यादा फैलेगा। ठीक है, उसमें खिंचाव कम गया, खिंचाव कमेगा तो ज़्यादा फैलेगा। तो इसीलिए सर्फ मिलाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये ध्यान रखिएगा कि सरफेस टेंशन क्यों कमता है? सर्फ मिलाने के बाद जो है ना उसका खिंचाव कम जाता है, जिसके कारण वो सरफेस टेंशन कम जाता है। दूसरी बात कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारा जो बासी भोजन होता है उतना स्वाद नहीं दे पाता है, लेकिन जो ताज़ा भोजन है वो स्वाद देता है। कारण इसका क्या है? तो सबसे बड़ा कारण यही है, सरफेस टेंशन, मतलब पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है कि जब हम ताज़ा भोजन करते हैं तो हमारा जीव जो है उसको ज़्यादा फैलाता है, जो मतलब सरफेस टेंशन कम होता है और कम होने के कारण वो ज़्यादा फैल जाता है हमारे जीव पर ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जीवों पर जाएगा तो अच्छा लगेगा। जब हम बासी भोजन को करते हैं तो वो ज़्यादा जीभ पर नहीं फैल पाता है। अब नहीं फैल पाता है तो हमको उतना अच्छा नहीं लगता। तो स्वादिष्ट भोजन लगने का रीजन क्या है? सरफेस टेंशन। स्वादिष्ट भोजन लगने का रीजन क्या है? सरफेस टेंशन। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे कि सरफेस टेंशन सर क्या होता है। तो सरफेस टेंशन एक प्रकार का खिंचाव है जो द्रव के सतह के नीचे जो है खिंचाव होता है, उसी खिंचाव को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। सिंपल भाषा में हमने समझा दिया कि सरफेस टेंशन क्या होता है। दूसरी बात है कि उनमें कौन कौन बल लगते हैं? तो ससंजक और असंजक बल लगते हैं। कौन बल लगते हैं? ससंजक बल जो है ना समान अणुओं के बीच लगते हैं। जैसे मैंने बताया कि थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर में कांच भी है और पारा भी है। तो कांच और कांच के अणुओं में अगर जो बल लगता है उसको हम क्या कहेंगे? ससंजक बल कहेंगे। लेकिन असंजक बल क्या कहेंगे? असंजक बल जब कांच और द्रव के बीच लग जाएगा तो हम उसको कहेंगे असंजक बल। तो ससंजक बल और असंजक बल क्या होता है मैंने बता दिया है। अब हम बता दे रहे हैं कि ठोस में मैक्सिमम ससंजक बल होता है। ठोस में मैक्सिमम कौन बल होगा? ससंजक बल। और असंजक बल द्रव में ज्यादा होता है। द्रव में असंजक बल ज्यादा होता है। इसी कारण से हम दूध को और पानी को मिला पाते हैं। अर्थात कहने का मतलब दूध और पानी का जो असंजक बल अधिक होता है जिसके कारण वो मिल जाता है। लेकिन अगर हम द्रव में ही तेल को मिला देंगे और दूध को मिला देंगे तो वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि दोनों का असंजक बल ज़्यादा नहीं हो पाता है, इसी कारण नहीं मिल पाता है द्रव में। अब हम बता दे रहे हैं भिगाने का कारण क्या है, तो यही असंजक बल अधिक होना। द्रव जो है पारा भी है, द्रव पानी भी है, लेकिन जब हम पानी रखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक भीग गया है। लेकिन अगर पारा रखते हैं तो वो भीगा हुआ प्रतीत नहीं दिखता है। तो इसका कारण क्या है? इसका मेन रीजन यही है कि असंजक बल का अधिक होना। कौन सा बल? असंजक बल का अधिक होना। तो ये सारे जो पतली सुई होता है, पतली सुई हम अगर बीग देते हैं किसी भी पानी के सतह पर तो थोड़ा देर के लिए वो तैर जाता है। उसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण वो रुकता है। किस कारण से रुकता है? पृष्ठ तनाव, मतलब तनाव ज्यादा होता है। अब जितना लंबा कीजिएगा पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? लंबाई कीजिएगा पृष्ठ तनाव क्या होगा? कम होगा। पृष्ठ तनाव क्या होगा? कम होगा। अब पृष्ठ तनाव कम होगा, ध्यान रखिए कि लंबाई बड़ा होने से पृष्ठ तनाव कम जाता है। इसी कारण से कि हम अगर गोली गिराते हैं, किसी भी गोली को गिराएंगे तो डुबुक से नीचे भाग जाएगा, लेकिन अगर सुई को गिराएंगे तो थोड़ा देर जरूर ऊपर समय लेगा। कारण क्या है? सरफेस टेंशन के कारण। किसके कारण? सरफेस टेंशन। तो यहाँ देख लीजिए सुई वाली भी बात मैंने बता दिया है। लार्वा क्यों डूब जाता है? सरफ क्या? उसमें वजन ज्यादा होगा। वजन के कारण वो जल्दी जाता है। वजन के कारण नहीं होता। सरफेस टेंशन उसको रोक पाता है। लंबाई सरफेस टेंशन उसका कम गया,
जब लंबाई उसका ज्यादा करे, यहाँ देखो लंबाई ज्यादा करे तो सरफेस टेंशन क्या है, लंबा चीज को गिराओ वजन उतना ही रहेगा, गोली को गिराओ वजन उतना ही रहेगा। कौन पहले गिरेगा? पहले नीचे जाएगा, गोली नीचे जाएगा। क्यों? सरफेस टेंशन के कारण। तुम जाके प्रयोग करके देख लेना, सेम वजन वाला तुम लंबाई ज्यादा हो उसका देख लेना, और जिसका लंबाई एकदम छोटा सा हो उसको देख लेना। पहले तो नीचे जाएगा जिसका लंबाई छोटी, क्योंकि उसमें सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन उसका रोक नहीं पाएगा और नीचे चला जाएगा। कारण ये इसका यही है, स्वादिष्ट भोजन लगना भी सरफेस टेंशन के कारण। अब हम केशिकत्व की चर्चा करेंगे। किसी केशिकत्व, केशिकत्व क्या होता है? तो केशिकत्व जो होता है, कोई भी नली, कोई भी नली में अगर आप रखते हैं, जैसे कहने का मतलब है कि कोई द्रव है और द्रव में अगर हम कोई नली गिराते हैं तो क्या है, पानी क्या है, ऊपर आ जाता है। जैसे कहने का मतलब है पानी की सतह यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन पानी का जब नली गिराएंगे तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है। तो ये किसके कारण हो गया? ये केशिकत्व के कारण होता है। किसके कारण होता है? केशिकत्व। दूसरी बात कि हम अगर लालटेन जलाते हैं तो लालटेन का जो बत्ती है तेल ऊपर चढ़ जाता है, तो उसका क्या कारण है? केशिकत्व के कारण। किसके कारण? केशिकत्व। तो पूछा जाता है कि लालटेन का बत्ती किसके कारण ऊपर चढ़ता है, तो उसका कारण है केशिकत्व के कारण। किसके कारण चढ़ता है? केशिकत्व। अब हम केशिकत्व का ऊंचाई कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा कि केशिकत्व का ऊंचाई किस पर डिपेंड करेगा? 2t cos थीटा RDG। अब इसमें टू तो समझ रहे हैं, टी का मतलब सरफेस टेंशन हो गया। क्या हो गया? सरफेस टेंशन। ठीक है, टी जो है सरफेस टेंशन है, कॉस थीटा तो वो तो जितना थीटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग होगा। अब उसके बाद आर है, आर का मतलब त्रिज्या हो जाएगा, मतलब उस नाली की त्रिज्या कितना बड़ा है, नाली की त्रिज्या कितना बड़ा है। उसके बाद डी का मतलब घनत्व हो गया। क्या हो गया? घनत्व। और जी का मतलब गुरुत्व त्वरण हो गया। तो किस पर डिपेंड करता है? ऊंचाई जो है ना किस पर डिपेंड करता है? गुरुत्व त्वरण पर, उसके बाद है घनत्व पर, उसके बाद त्रिज्या पर और सरफेस टेंशन पर। सरफेस टेंशन अगर ज्यादा होगा तो उसकी ऊंचाई जो है ना ज्यादा ही होगी, क्योंकि सरफेस टेंशन ऊपर है। लेकिन जैसे ही त्रिज्या, मतलब त्रिज्या अगर ज्यादा होगा तो ऊंचाई कम हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि जितना पतला होगा नली उतना ज्यादा पानी ऊपर उठेगा। जितना पतला नली होगा उतना ज्यादा पानी। त्रिज्या कम होने का क्या मतलब? ये मोटा वाला है तो मोटा वाला का त्रिज्या ज्यादा हो गया, ठीक है, और पतला वाला का त्रिज्या कम हो गया। तो जितना बड़ा त्रिज्या होगा उतना पानी कम उठेगा, जितना बड़ा त्रिज्या होगा उतना पानी कम उठेगा। तो पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि हम किसी नली को क्या करते हैं, त्रिज्या को दुगुना कर देते हैं, 3 गुना कर देते हैं, बताओ क्या फर्क पड़ेगा? तो फर्क यही पड़ेगा कि जब बड़ा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई कम जाएगा। मतलब नली का जो पानी का उठने का जो स्तर है वो ऊंचा कम होगा, ठीक है। जैसे ही त्रिज्या बढ़ाएंगे ऊंचाई कम जाएगा, जैसे ही गुरुत्व का मान बढ़ेगा ऊंचाई कम जाएगा, जैसे ही घनत्व का मान बढ़ेगा ऊंचाई कम जाएगा। मतलब इस सारे चीज पर डिपेंड कर रहे हैं। इसीलिए ये फार्मूला हमको याद रखना जरूरी है कि ऊंचाई बराबर क्या होता है, 2g cos थीटा बटे RDG, ठीक है। ये सारे ध्यान रखेंगे। उसके बाद है केशिकत्व के कारण ही ब्लॉटिंग पेपर पर अगर हम स्याही को रखते हैं तो वो सोख लेता है, ठीक है, क्योंकि वो केशिकत्व के कारण ऐसा होता है। उसके बाद है जड़ से जो तना पर जल जाता है, खनिज लवण जाता है, तो ये केशिकत्व के कारण ही ऊपर पहुंच पाता है। अगर केशिकत्व नहीं होगा तो ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। उपग्रह जब हम जाते हैं तो वहां पे भारहीनता होती है। मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको कि उपग्रह में जब जाते हैं तो वहां भारहीनता होने का रीजन ये है कि वहां गुरुत्व त्वरण जो होता है शून्य हो जाता है। और जब गुरुत्व त्वरण शून्य हो जाएगा तो वहां आपको भारहीनता होगी। अब भारहीनता के कारण अगर आप जल पीते हैं तो वो जल ऊपर ही लटका जाएगा बूंद के बीच में, आप अंदर उसको नहीं ले पाएंगे। तो उसको अंदर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेस्ट बना करके उसको डालना होगा, पेस्ट बना के पीना होगा। पेस्ट बनाने के लिए आपको अगर मान लीजिए कि यहाँ है और यहाँ से आपको दबाइएगा तो यहाँ कैसे आएगा, नहीं आएगा। अगर केशिकत्व होगा तभी आएगा। केशिकत्व मतलब एक नाली होगा, उस नाली के जरिए ही आप पी सकते हैं, बिना नाली का आप वहाँ उसको नहीं पी सकते हैं, ठीक है। हाँ, यानी कहने नाली मुंह में रखे तो उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है केशिकत्व, ठीक है। केशिकत्व के कारण जैसे ही नाली डालते हैं वो हमारे मुंह के नजदीक आ जाता है, मतलब उसको खींचने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली नाली डालेंगे, जैसे ही नाली डालेंगे वो हमारे मुंह के नजदीक आ जाएगा, आप ले पाएंगे। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि उपग्रह में हम भोजन कर पाते हैं तो केशिकत्व के कारण ही वहाँ कर पाते हैं, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे केशिकत्व का 2 फिगर दिखाया गया है, यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों नाली से संबंधित है। एक अगर पानी, यहाँ पे देख लीजिए पानी भरा हुआ है, जब पानी भरा हुआ है तो यहाँ देखिए नाली का जो नाली होगा तो नाली में जो पानी दिखेगा वो धंसा हुआ, जो उसका
जो उठाव होगा वो धंसा हुआ रहेगा। तो पूछा जाता है कि जब पानी में किसी नली को डालते हैं तो जो उसका ऊंचाई होगा, ऊंचाई वो किस आकृति का होगा, तो धंसा हुआ रहेगा। क्या रहेगा? धंसा हुआ रहेगा। लेकिन जैसे ही पारा डालते हैं तो पारा क्या है? उठा हुआ रहेगा। याद रखिएगा, ये धंसा और उठा हुआ सवाल पूछा गया है एग्जाम में कि जब हम किसी नाली को डालते हैं, पारा में गिराते हैं तो क्या उसकी स्थिति होगी? उठा हुआ रहेगा। ठीक है, अगर वही चीज पानी में डालते हैं तो क्या हो जाएगा? उसका धंसा हुआ रहेगा। तो ये बात केसिकत्व से पूछा गया है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीज मैंने बता दिया कि भाई इसका फार्मूला क्या होता है, उठने का तरीका क्या है और किस पर डिपेंड करता है, RDGT पर डिपेंड करता है। सरफेस टेंशन ज्यादा होगा तो ऊंचाई ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, जिस द्रव में सरफेस टेंशन ज्यादा है, अर्थात आप मट्टी तेल में नाली डाल रहे हो, आप पानी में नाली डाल रहे हो, और जब मट्टी तेल में आप नाली डालोगे तो ज्यादा कौन उठेगा, पानी वाला या मट्टी तेल वाला? तो ज्यादा उठेगा जिसमें सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। पानी में सरफेस टेंशन ज्यादा है और मिट्टी तेल में सरफेस टेंशन कम है। तो स्वाभाविक है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन ज्यादा उठेगा और कौन कम। आपको अगर ये बात पता है, ये फार्मूला पता है, तो फार्मूला पता नहीं होने के बाद आपको ध्यान नहीं रहेगा कि कौन ज्यादा उठेगा कौन कम। उस परिस्थिति में आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। कंसेप्ट क्लियर नहीं होने पर आप कितना भी रट के जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, अच्छे से आप नहीं डील कर पाएंगे। जीएस के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ओनली फॉर जीएस। अब हम बात करते हैं श्यानता। श्यानता क्या होता है? तो श्यानता भी एक द्रव का ही गुण है। जैसा कि मैं सारे के सारे द्रव का ही गुण की चर्चा कर रहा हूँ, ये सारे द्रव के गुण हैं। श्यानता भी एक द्रव के गुण है। श्यानता होता क्या है? तो श्यानता जैसे कहने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी द्रव रखा हुआ है तो ये परतों में रखा, हर द्रव में एक परत है। ठीक है, हर द्रव में एक परत है। अब परत है तो क्या करता है कि ऊपर वाला परत आगे रहता है, नीचे वाला परत थोड़ा पीछे रहता है। अब ये परत जैसे ही आगे रहा फिर आगे रहा, इस तरह से देख रहे हैं कि ये जो द्रव है एक परत में बटा हुआ है। अब ये द्रव जब परत में बटा हुआ है तो ये आगे बढ़ रहा है, ये इसको खींच रहा है। मतलब ये नीचे वाला है जो कहता है कि तू रुक, थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा रुक जा। आई कहता है नहीं, थोड़ा सा तू आगे आ जा, थोड़ा सा आगे आ जा। ऐसी परिस्थिति में क्या है, ये दोनों के बीच एक अट्रैक्शन बल लग जाता है। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में क्या है, दोनों के बीच एक अट्रैक्शन बल लगता है। ये इसको खींचता है, ये इसको खींचता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है द्रव जो है ना परतों में बटा हुआ रहता है। अब परत में बटा हुआ है तो जैसे ही आप परत में बट गया है तो ये क्या है, ऊपर वाला परत जो है ना थोड़ा ज्यादा आगे होगा और जितना भी ऊपर जाएगा उतना परत का जो कण है वो आगे होगा। तो अगला कण जो है ना पिछला कण को कहेगा तू आगे बढ़, ये कहेगा नहीं तू पीछे हट। इस तरह से दोनों के बीच एक अट्रैक्शन बल कार्य करता है। उसी बल को हम क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। इसी बल को हम क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा कि श्यानता क्या है। श्यानता और सरफेस टेंशन में अंतर है, बारीकी अंतर है। मैंने बता दिया कि श्यानता और सरफेस टेंशन में बारीकी अंतर है। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ भी अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन वहाँ कर रहा था टेंशन दे रहा था। वहाँ जो है जैसे कहने का मतलब है कि ऊपर तो हमको अच्छा खासा लग रहा है, अब पेट के अंदर क्या खुलबुली मच रहा है। खुलबुली मच रहा है तो क्या लगेगा कि भाई वो हमको ऊपर से लगेगा कि टेंशन हो रहा है। क्या लगा, टेंशन। तो वही बात है, वो सरफेस टेंशन होता है। लेकिन ये श्यानता जो होता है परत के बीच, एक परत के बीच दूसरे परत पर जब जाते हैं तो अगला कण और पिछला कण, ये ऊपर वाला आगे बढ़ाना चाहता है, नीचे वाला पीछे खींचना चाहता है। यही कारण है, ये इसी बल को हम क्या कहेंगे, श्यानता कहेंगे। क्या कहेंगे, श्यानता। श्यानता जो होता है गैस और द्रव में ही होता है, ठोस में नहीं होता है। तो पूछा जाता है कि श्यानता किसका गुण है, ठोस और द्रव और गैस ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से ठोस में नहीं होता है। ठीक है, ठोस में श्यानता नहीं होता है, ये ध्यान कर लीजिए, ठोस में श्यानता नहीं होता है। ठीक है, गैस में जो है, गैस में होता है और द्रव में होता है। ये गैस और द्रव में होता है तो द्रव में जो है ना उल्टे अनुपात में होता है, टेम्परेचर के उल्टे अनुपात में होंगे। अर्थात टेम्परेचर बढ़ने से श्यानता घट जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से द्रव की श्यानता घट जाती है। उल्टे अनुपात में होने का मतलब है कि टेम्परेचर जब बढ़ाइएगा तो द्रव की श्यानता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन गैस की श्यानता क्या होती है, बढ़ जाती है। अर्थात सीधे अनुपात होने का मतलब है कि श्यानता बढ़ जाना। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर और श्यानता के बीच क्या, गैस में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन सीधा का है। सीधा याद रखिए, उल्टा याद रखिए। सीधा और उल्टा याद रखेंगे तो इससे क्या होगा कि एग्जाम में आपसे पूछेगा कि द्रव की जो है ना टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं, उसकी श्यानता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो उल्टा इफेक्ट पड़ेगा, तो बढ़ा रहे हो तो घटेगा। क्या होगा, घटेगा। लेकिन कौन से चीज में, द्रव में। किसमें, द्रव में। लेकिन गैस की श्यानता में अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो श्यानता क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, अर्थात वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये दोनों से पूछा गया है एग्जाम में। उसके बाद इसी श्यानता को हम मापते किस में है, तो पॉइजली में मापते हैं या डेका पॉइजली।
पॉइजली या डेका पॉइजली में हम श्यानता को मापते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि हम श्यानता को किस में मापते हैं, पॉइजली या डेका पॉइजली। वही डेका पॉइजली जो है पास्कल सेकेंड के नाम से भी जाना जाता है। पॉइजली को हम कभी कभी पास्कल सेकेंड कह देते हैं। पास्कल किसका मात्रक है, कोई बता सकते हो? पास्कल किसका मात्रक है? पास्कल, पास्कल दाब का मात्रक है। पास्कल, मैंने जब दाब पढ़ाया था आपको तो बताया था कि पास्कल किसका मात्रक है, पास्कल दाब का मात्रक है। और पास्कल नियम पर ही आपका हाइड्रोलिक प्रेशर काम करता है। मैंने बारीकी से अच्छे से बताया, 2-3 बार अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा हम कह रहे हैं। अगर आप लग रहा है कि आपको मजाक है तो मजाक बन के रह जाइएगा, ठीक है। ये ध्यान कर लीजिए कि क्योंकि जब तक आप खुद कॉन्शियस नहीं बनेंगे तब तक याद नहीं होगा। हमने पास्कल का पूरा बताया था कि पास्कल नियम कैसे काम कर रहा है, कैसे हम प्रेशर दे रहे हैं जिसके कारण लिफ्ट उठ जा रहा है। ये सारी चीज़ मैंने वीडियो में बताया। एक बार में नहीं होता है क्लियर, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। बच्चे अगर 2-3 बार देख ले तो 100% हमको नहीं लगता है कि दोबारा देखने की जरूरत होगी, ठीक है। आगे है इसीलिए पास्कल यहाँ सेकेंड है, वहाँ सिर्फ पास्कल था, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम पास्कल, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल कहते हैं। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं, 1 पास्कल कहते हैं। तो 1 पास्कल का मतलब है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर गुने सेकेंड कर देंगे तो ये पॉइजली बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पॉइजली। और इसको हम डेका पॉइजली के नाम से भी जानते हैं। और याद रखिए कि आदर्श, अगर आदर्श द्रव है तो आदर्श द्रव में श्यानता शून्य होता है। ये ध्यान कर लीजिए, आदर्श द्रव में श्यानता क्या होती है, शून्य होता है। ये बात ध्यान कर लेंगे कि आदर्श द्रव में श्यानता शून्य होता है। तो यहीं पे हम अपनी बात एंड करेंगे, आगे अगले दिन हो।